तो अफरा साहब, मैं आपकी तरफ से आता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे ही लोकल हवाले से पाकिस्तान में जितने रियासत के जो टॉपिक है उसके हवाले से पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे भी बात करेंगे। मगर एक हम देखते हैं कि 2011 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करारदाद पेश किया जिसके तहत ईरान के लिए एक स्पेशल रिपोर्टर तैनात किया गया। जिस मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ज़्यादा हों वहाँ स्पेशल तैनात किया जाता है। फ़र्क ईरान के हवाले से अगर हम देखें, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक को मॉनिटर करने के लिए इसी तरह के स्पेशल रिपोर्टर तैनात किए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियाँ होने के बावजूद मुल्की और बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें यानी हुकूक के अलमबरदार क्यों आज तक इस तरह का कोई मुतालबा नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के स्पेशल रिपोर्टर तैनात किया जाए। तो ये तो कभी जरदारी भी रो रहा है फौज के हाथों में, तो कभी पार्टी मुस्लिम लीग भी रो रहे हैं। तो ये सबके फ़ायदे के लिए तो ए, मसले का हल जो इंटरनेशनल मैं हवाले से कह रहा था, अख्तर जहाँ से ये पूछ रहा था, तो पाकिस्तान की जितने वफाकी पार्टियां हैं या दूसरे हैं, आपका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी रहा है दूसरी कई पार्टियों में, तो इस तरह की कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? शुक्रिया। सबसे पहले मैं गिदान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी टीम का, और यहाँ जो दोस्त मौजूद हैं सबकी खिदमत में, सरदार अख्तर मैंगल साहब, प्रोफेसर मंजूर बलोच साहब, मारवी साहिबा और बहुत सारे हमारे दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो आपने सवाल किया बहुत वैलिड सवाल है, बहुत ठीक सवाल है कि आखिर ईरान के लिए नुमाइंदा हो सकता है तो पाकिस्तान के लिए क्या नहीं हो सकता। ये जो हमारे पश्तून या बलूच या और लोग जो जेनेवा में मुजाहरे करते हैं और बाज़ वक्त कौंसल के अंदर जाके तकरीरें भी करते रहे हैं, ये मुतालबे वहाँ उन्होंने कई किए भी हैं। ये बात ऐसी नहीं कि किसी ने उठाई नहीं है बात, लेकिन असल मसला ये है जिसकी तरफ अभी सरदार अख्तर मैंगल साहब भी इशारा कर रहे थे। असल में वो मफादात की बात है। ईरान के खिलाफ वो बहुत जल्दी कदम उठाने को तैयार होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उनके साथ जिस तरह के हमारे जर्नलों के ताल्लुकात हैं, हमारे अशरफिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान में जो अशरफिया उनके ताल्लुकात हैं, वो उसकी वजह से वो एक तरह से इंसानी हकूक़ को भी एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ना, तालिबान को अमेरिका हर हफ्ते $40 मिलियन देता है। $40 मिलियन, ये बिल्कुल सरकारी तौर पर तस्दीकशुदा बात है। वो रजीम जिसने रुई ज़मीन पर वाहिद रजीम है जिसने जेंडर अपार्थाइड नाफिज किया है। जेंडर अपार्थाइड तो एक जुर्म है, यानी इसका तो यानी मैं समझता हूँ कि दुनिया को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो ये सियासी मफादात और ये इसका खेल है। बदकिस्मती से मगरबी ममालिक भी जो ज़्यादा गलबा है जिनका इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर, स्ट्रक्चर जो यूएन के स्ट्रक्चर्स हैं उन पे, तो वो बदकिस्मती से वरना जो लोग जाते हैं उन्होंने कई बार ये वहाँ मसला उठाया गया है कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें और उनकी तवज्जो दिलाई गई है कि जेनोसाइड हो रहे हैं। पाकिस्तान में जेनोसाइड नहीं हो रही है, ये बलोच जेनोसाइड हो रहा है। ये यहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ बड़े पैमाने पे। यहाँ पर पश्तूनों के इलाके में लोगों को कत्ल किया गया बड़े पैमाने पे। तो लेकिन असल में गुजारिश ये थी कि ये मफादात का खेल है। मैं ये थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम अपनी बहस में जो अगवाकार हैं, जो जिन्होंने ये डिसअपीयरेंस के ज़िम्मेदार हैं, उन पे फोकस नहीं हटाना चाहिए। ये जो अभी हमारे बच्चियों के साथ, हमारे साथ ये जो सलूक हुआ है, उनके से हमें फोकस नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फोकस हटाएंगे तो एक तरह से उनको मौका देंगे कि वो अपने मज़ालिम को जारी रखें, चाहे हमारे तवज्जो से वो आज न रुक सकें, लेकिन ये जो हमारी कैंपेन है ये होनी चाहिए ताकि ये जमा होता रहे। क्यों, देखिए ना, ये जो डिसअपीयरेंस है ये पूरा शुरू हुआ जब बंगाल में बांग्लादेश जो भी बना है, ईस्ट बंगाल, उसके अंदर शुरू हुआ। वहाँ ये करते थे, लोगों को उठाते थे। आखिर ये जो 64 के बाद जो अवामी लीग के लोग थे उनके खिलाफ इस तरह करते थे। उसके बाद फिर अपने देखा 70s में यानी बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ। पहले जो उन्होंने अपने सरदार अख्तर मैंगल साहब के भाई और दूसरे बहुत सारे बलूचों को उन्होंने उठाया और हमें यानी उसको पता चला कि कैसे उन्होंने लोगों को ये सजा मुकर्रर की। देखिए ये तो लेकिन अभी जो जनरल मुशर्रफ के बाद जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद फिर पख्तूनख्वा में ये नाम नहाद लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ, इन दोनों में फिर बड़े पैमाने पर ये सिलसिला शुरू हो गया। ये मैं समझता हूँ कि हमें इसको इस तरह कहना चाहिए कि ये रियासती दहशतगर्दी है और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। देखिए ना, अब ये जो बलूचिस्तान में अभी हो रहा है, मैं तो ये
سردار صاحب کے ساتھ اور دو اور لوگوں کے ساتھ، کمیشن میں بھی ممبر تھا. ہم نے نہ صرف کیمپوں میں گئے، ہم نے باتیں سنی خاندانوں کی، یونیورسٹی میں ہم گئے. تو یہ تو پوری یعنی ایک بلوچ قوم کے خلاف جنگ ہے. دیکھیں نا، پھر اس کے نوجوانوں کے خلاف جنگ ہے. تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں میں لوگ بچوں کو بیچتے ہیں کہ وہ محفوظ جگہ میں، وہاں سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور ہمیں تھوڑا سا یہ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ عدالتوں میں پیش کریں. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اغواکاروں کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے. اور کرمنلائز اگر پاکستان کی حکومت کرتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے کرائمز میں شریک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس کو کرمنلائز، یعنی پارلیمنٹ سے بل گم ہو گیا، اس لیے کہ یہ کرمنلائز ان کو پتا ہے کہ کون. اور یہ جو کمیشن تھا، اس نے یہ کام بہت خوبی سے سر انجام دیا ہے کہ واضح طور پر ہے کہ یہ جو سرکاری ایجنسیاں ہیں یہ لوگوں کو اٹھا رہی ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فلاں جگہ گئے ہیں لوگ، فلاں ملک گئے ہیں، لیکن یہ واضح طور پر اتنی بڑی کمیشن نے، جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، مختلف خیال کے لوگ تھے، وہ اس بات پہ متفق ہو گئے. انہوں نے لکھ کر دستخط کر کے عدالتوں کو دیا ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ داروں کی نشاندہی ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے پہ ایک قدم ہے. اسی طرح سے ہمیں اور یہ جو اپنے سوال ہے، اس پہ ہمیں اس میں بھی جاری رکھنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بھی وہ نمائندہ مقرر کریں. اور یورپین یونین دیکھیں نا، جتنی وائلیشن بڑی ہیں، اس کے باوجود یورپین یونین کی جو مراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں، لیکن وہ انسانی حقوق کو بہتر ہوئے بغیر ان کو مراد دیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی، اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر میں اپنی کروں گا. وہ یہ ہے کہ یعنی دو قسم کی پارٹیاں ہیں. ایک وہ پارٹیاں ہیں جو فیڈرل حکومت پر یعنی ایک طرح سے حکمران بننے کے لیے تیار ہیں. مثلا یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی. اس کے علاوہ بھی پارٹیاں ہیں، لیکن یہ میجر پلیئرز ہیں اس فیڈرل حکومت کے بننے کے کھیل میں. تو ان کے ساتھ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی، یہ تو اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ فیڈرل اداروں کے لوگ ہیں، فیڈرل محکموں کے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اور ان اغواکاروں کے ساتھ اغواکاروں کو کے جو سول کولیبوریٹرز ہیں ان کو آپ شامل کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ خصوصاً بلوچستان کے لیے اور جو پختونخوا ہے ان کے لیے ہم کس تبدیلی کی توقع رکھیں. پختونخوا پہ جو ٹیررزم مسلط کیا گیا ہے، یہ بھی ریاستی پالیسی کا حصہ ہے. پختونخوا میں بھی جب لوگ کہتے ہیں آئی ڈی پیز، انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس، تو ہمارا کہنا یہ ہے انٹینشنلی ڈسپلیس پختونس ہیں. اور جتنی بمباری وزیرستان پہ ہوئی ہے، اتنی بمباری کبھی پاکستانی جاسوسوں نے ہندوستان پہ نہیں کی ہے. تو یہ جو بلوچستان اور پختونخوا کے مسائل ہیں، اس میں ہم کیسے توقع رکھیں گے کہ اگر یہ پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی تو یہ کوئی ان کے لیے صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوگی. تو ان کو ایک بات واضح کرنی چاہیے. یہ جو پارٹیاں ہیں، خصوصاً بلوچ پارٹی، پولیٹیکل پارٹیز اور پختون پولیٹیکل پارٹیز، تو ان سے بھی یہ اور طرح کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت آ گیا ہے، ہمیں اس طرح پونم کی طرح کا کوئی اتحاد ہمیں بنانا چاہیے. اور اگر ہم بہت قریبی اتحاد نہیں بنا سکیں تو کم از کم پروگرام پہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ مثلا یہ جیسے ہمارے ساتھی آتے ہیں بلوچستان سے یا پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف یا کسی اور جگہ، ان کو احتجاج کرنے کی، آواز اٹھانے کی ضرورت ہو، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک طرح سے اس جدوجہد میں شریک ہوں اور واضح موقف اختیار کر سکیں، جو وفاقی حکومت پر کے لیے امیدوار پارٹیاں نہیں کہتی. کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ نے دیکھا، یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ابھی ہمارے بلوچ دوستوں کے خلاف جرمانہ کاروائی ہوئی ہے، مجرمانہ کاروائی ہوئی ہے، اس کے خلاف کن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو پارٹیاں اگر یہ نہیں کر سکتی کہ، اور یہ جو ہمارے جلوس کے لوگ تھے، انہوں نے تو بالکل کسی قانون کے خلاف ورزی کی انہوں نے، لیکن ان کو ابھی گرفتار ہیں وہ، یعنی اتنے نوجوان ابھی تک گم ہیں. تو یہ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپس میں بحث اگر ہمارے درمیان ہے وہ بھی ٹھیک ہے جمہوریت میں، اور ویسے بھی سیاسی اس میں موقف مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مثلا اسٹریٹجی کے مسائل پہ ہم، میرا خیال ہے کہ ایسی، یہ تو ٹویٹر کا یا ایکس کا ایک جلسہ سا ہے، اس کے لیے ہم سیمینارز کر سکتے ہیں ایسے کہ جس میں لوگ جن کو پتہ ہے وہ جمع ہو، ضرور بحث کریں اپنے اپنے نقطہ نظر سے اور کھلے دل سے ایک دوسرے کی بات سنیں. لیکن ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ان لوگوں پر فوکس نہیں ہٹانا چاہیے جو اصل میں ہمارے غریبان میں جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. غریبان کیا، ہمارے گردن میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. یہ جو مار رہے ہیں، لاشیں پھینک رہے ہیں، دیکھیں یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں، لوگوں پہ مقدمے بھی چلاتے ہیں، لیکن اینٹی اسٹیٹ تو یہ ہیں. کیا یہ اسٹیٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی عدالت کا حکم نہیں چلتا، پارلیمنٹ کا اس کا حکم نہیں چلتا؟ اسٹیٹ تو پارلیمنٹ، مقننہ انتظامیہ، جس کی اوپر سیاسی انتظامیہ سب سے، اور عدلیہ، یہ ریاست ہے.
लेकिन इस सब को आप हटा के क्योंकि आपके पास बंदूक है और आप कहते हैं हम रियासत हैं, रियासत होने का ऐलान करके आप लोगों को गायब करना शुरू कर दें, तो ये तो खुद रियासत को एक तरह से सबवर्ट करने वाली बात है। और आइन को सबवर्शन है ही, सबवर्जन है ही आइन का। देखे ना, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन अदालत ने उसको सजा सुनाई है, वो सजा पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो हमें इन सवालात को मैं समझता हूँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो जद्दोजहद हमारी हो रही है, हमारे अगर जेलों में लोग बैठे हैं, तहखानों में गुम हैं, तो उनकी मदद इससे बेहतर हो सकती है कि हम अपनी कंपेन का रुख सही से तौर पर रखें, अपने मवाद से भी जारी रखें, लेकिन उसको इसका सबब न बनाएं कि हमारी उस जद्दोजहद में खलल पड़े। और उसके लिए और पार्टियों पर भी हमें प्रेशर डालना चाहिए, जो पार्टियां खुद को बड़ी पार्टियां कहती हैं। बड़ा होना, बड़ी सियासत से वो बड़ी होंगी, ये सिर्फ तादाद से बड़ी नहीं होंगी। और अगर वो जोलियां फैलाकर रेवड़ियों के तकसीम में खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट से अपनी चंद सीटें मांगी, वो फिर बड़े पार्टी होने का सबूत नहीं है, वो तो फिर कमजोर पार्टी होने का सबूत है। तो पार्टियों के साथ भी हमें इस तरह बात करनी चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी कि ये जो आज का जिस तरह मुबाहिसा है, इसमें जो फोकस है वो जो लोगों को अगवा किया गया है उन पर होना चाहिए। ये जो जुलूस के साथ हर कदम पे ज्यादती हुई है, देखे ना। और मेरे ख्याल में तो जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे नौजवान हैं, ये मेरे ख्याल में भी तसल्ली की बात है कि हमारे नौजवान बेदार हुए हैं। और खुसूसन हमारी बलोच बेटियां, उनको हम मुबारकबाद देना चाहिए। उन्होंने जिस बहादुरी से इसमें हिस्सा लिया है, तरह से वो ये सारा अपना केस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया को कन्वे करने में कामयाब हुई हैं। जुल्म जो है उसको इन्होंने अखलाकी तौर पर शिकस्त दी है। वो जो जिन लोगों ने इनके साथ जुल्म किया, और अभी भी देखे ना, इतने तलबा अभी तक गुम है। इस पर हमें हर लेवल पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरी गुजारिश तो यही है कि ये जिस तरीके से पख्तूनों में भी नौजवान बेदार हुए हैं और उनकी तहरीकें हैं, बलूचों में भी नौजवान बेदार हुए हैं, और मुल्क की सियासी पार्टियों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अगर वो बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को इस तरह से नज़रअंदाज करेंगी और उनकी मौत और ज़िंदगी के मसाइल को मसाइल नहीं समझेगी, तो फिर उनको क्या तवक्को होगी, क्यों यहाँ के लोग उनका साथ देंगे, और क्यों यहाँ की सियासी पार्टियां जो हैं हमेशा इस तरह से चलती रहेंगी। ये इसकी एक हद है, और हद जो है उसको पाट करेंगे तो फिर सब कुछ रवा हो जाएगा, उसमें फिर कोई बात नहीं रहेगी। पाकिस्तान नया मुल्क है, ये इसी आइन की बुनियाद या इसको पर मुतहद रह सकता है। लेकिन अगर कोई किसी का ये ख्याल है कि वो आइन को तोड़ देगा और आइन नहीं मानेगा और दूसरों से जबरदस्ती मानेगा, ये तो पाकिस्तान में तो कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने तजुर्बा हो चुका है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जितना हमारे बस में होगा, हम इस जद्दोजहद में अपने साथ के साथ खड़े होंगे। आपका शुक्रिया।